Hello everyone. Today we are starting a coordination chemistry previous year's question part 4. तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 3 तक हम पहले ही देख चुके हैं, अब हम देख रहे हैं इस सीरीज में पार्ट 4। तो इसमें भी मैं कहूँगा कि आप कोशिश करिएगा पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की। जब नहीं होती क्वेश्चन सॉल्व तब आप देखिएगा कि उनका आंसर क्या है। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी एमंग द फॉलोइंग स्पीशीज इन। तो ये जो स्पीशीज दी गई हैं, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं कुछ, इसमें हमें बताना है कि इनका एसिडिटी का ऑर्डर क्या है। एसिडिटी के काफ़ी सवाल हम प्रीवियस पार्ट में भी कर चुके हैं, पर इसमें भी देख लेते हैं। एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी वो होती है कि एसिड क्या होते हैं जो H+ या प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो सिंपल सा यही रूल हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है ज़्यादा अच्छे से। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट वो कर पाएगा ज़्यादा अच्छे से जिसके पास जगह होगी, या फिर जिस ये कह सकते हैं कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी, जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट अच्छे से कर पाएगा। अब हम एक चीज़ जानते हैं, यहाँ एक कॉम्प्लेक्स जो है वो सोडियम के साथ बनाया गया है, Na के साथ बनाया गया है। तो हम जानते हैं कि जो Na है या इनके इसी ग्रुप के जितने भी मेटल होते हैं, अर्थ मेटल होते हैं, उनके क्या प्रवृत्ति होती है कि वो जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। उनकी एक्सेप्ट करने की जो है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो हमें ये पता है कि सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो सोडियम का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो करेगा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स एक्स हैं जिसमें सबसे कम जो एक्सेप्ट कर रहा है वो सोडियम का कॉम्प्लेक्स कर रहा है। तो हमें ये तो पता चल गया कि या तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा या तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। मतलब जो हमारा डी ऑप्शन है और ए ऑप्शन है ये हमारा सही नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। तो ये जो तीनों हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ये तीनों में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हैं डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं और उनके कंपाउंड बने हुए हैं। तो डी ब्लॉक में अब हम इन्हें देखेंगे सेम ब्लॉक के जब आ गए तो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज़्यादा रहेगी, मान लीजिए जैसे इसकी +2 है, +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट और इसकी +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका मतलब क्या है कि इसे अपने स्टेबिलिटी पाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, या ये कह सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉनों की जगह है, ऑर्बिटल खाली है जिसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी वो किसकी होगी? इस वाले की होगी, +3 वाले की। अब हम ये चीज़ देख लेते हैं कि +3 किस में है सबसे ज़्यादा, जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताई गई है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ वो होगी जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो अब हमारे पास बी और सी ऑप्शन बचे थे। अब हम सी ऑप्शन में यदि देखने जाएँ तो इसमें +2 वाले को हाईएस्ट बताया गया है, जबकि हमें पता है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उसका एसिडिक ऑर्डर भी ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से हम अपना आंसर टिक करेंगे, आंसर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ट्राइगोनल बाईपिरामिडल जियोमेट्री इज। तो हमें इसमें क्या है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल जियोमेट्री जो है इसमें बताना है कि स्प्लिटिंग कैसे होगी। मतलब जैसे हम डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं कि नीचे हमारे क्या ऐसे हमारे जो ऑर्बिटल बन जाते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे T2G बन जाते हैं, और जो ऊपर हमारे बनते हैं वो क्या होते हैं, वो EG होते हैं। इसी प्रकार से हमें बताना है कि ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में किस तरह की स्प्लिटिंग होती है। तो इसको मैं स्प्लिटिंग बता देता हूँ इसकी क्या है। जो डी ऑर्बिटल इसका होता है वो जब स्प्लिट होता है, तो 3 लेवल में स्प्लिट होता है। फर्स्ट ये हो जाता है, सेकेंड ये हो जाता है और थर्ड जो है ये हो जाता है। तो जो फर्स्ट लेवल होते हैं उसमें वो होते हैं जिनमें कि जेड होता है, मतलब यहाँ जो सबसे नीचे आते हैं वो 2 ऑर्बिटल आते हैं, जिसमें से एक होता है DXZ, एक होता है DXZ और जो दूसरा होता है वो होता है DYZ। इसके बाद जो सेकेंड लेवल पे यहाँ आते हैं उसमें भी 2 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से एक जो है, एक होता है DX2Y2 और एक जो होता है वो होता है DXY। और जो सबसे हाई, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी जो रहती है
सबसे हाई लेवल पे जो स्प्लिट होता है वो होता है डी जेड स्क्वायर। मतलब ये 3 तरह से स्प्लिट होता है। सबसे नीचे जो है वो होता है डी एक्स जेड और डी वाई जेड, उसके बाद होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई, और उसके बाद होता है डी जेड स्क्वायर, मतलब सबसे ज़्यादा डी जेड स्क्वायर। तो इसी तरह का हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें से इस प्रकार की स्प्लिटिंग की गई है। तो यदि हम इसमें देखते हैं ऑप्शन डी की तरफ, तो इसमें इसी तरह से की गई है, जिसमें सबसे नीचे रखा गया है एनर्जी के ऑर्डर में डी एक्स जेड और डी वाई जेड को। इसके बाद जो रखा गया है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई को, और उसके बाद सबसे हाईएस्ट में रखा गया है डी जेड स्क्वायर को। तो जो इसकी स्प्लिटिंग होगी वो किस इस प्रकार की होगी, और ये स्प्लिटिंग जो है हमें याद ही करना पड़ेगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन है द करेक्ट स्पाइनल स्ट्रक्चर ऑफ CO3O4 एज। तो इसमें जो है स्पाइनल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है कि सही स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके बारे में तो हमें यह पहले पता होना चाहिए कि स्पाइनल क्या होते हैं। तो स्पाइनल वो होते हैं जिसमें मेटल, 2 प्रकार के मेटल होते हैं। मान लीजिए हम डिनोट करें, एक मेटल होता है ए, एक मेटल होता है बी, और इसमें ओ होते हैं 4, लिगेंड की तरह काम क्या करता है ओ। तो आपको इस प्रकार का जो दिखे, और जो ए होता है वो 1 होता है और जो बी होता है वो 3 होते हैं, सॉरी 2 होते हैं, मैंने गलत लिख दिया। ए जो है 1 होता है, बी जो है 2 होते हैं। मतलब मेटल टोटल कितने होंगे, 3 मेटल होंगे, और उनके साथ एक O4 जुड़ा होगा लिगेंड की तरह। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बोलते हैं स्पाइनल। अब स्पाइनल में क्या होता है, जो ये ए है A1, जो नॉर्मल स्पाइनल की बात करें, ये जो मेटल होगा ये होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जो ये दोनों होंगे ये होंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे कि हम यदि इसी एग्जाम्पल को मान के चलें, तो इसमें क्या है CO3O4 लिखा गया है। तो इसमें क्या होंगे, CO3 का मतलब क्या है कि जो कोबाल्ट है उसके 3 एटम हैं। तो जिसमें से एक एटम जो है वो +2 में होगा, एक एटम जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और जो 2 एटम है CO के ये होंगे +3 में, और O4 लगा हुआ है। ये होता है एक नॉर्मल स्पाइनल। अब स्पाइनल जो है इसका यदि हम बेसिक देखने जाएंगे तो ये बहुत बड़ा है, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो अपलोड करूंगा इस पूरे टॉपिक के बारे में। इसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कभी आ जाता है कि जो नॉर्मल स्पाइन है वो इन्वर्स कैसे हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि जो नॉर्मल होगा वो कौन सा होगा, +2 वाला एक जो होगा वो नॉर्मल होगा, और जो 2 होंगे 2 मेटल एटम होंगे +3 में, वो ऑक्टाहेड्रल में जाएंगे। अब +2 में जो है रहता है मेटल वो टेट्रा में रहता है। +2 में टेट्रा में क्यों रहता है, क्योंकि इसकी CFSC की वैल्यू जो है वो कम होती है, तो ये यहाँ स्टेबल होना चाहता है, जबकि +3 वाले ऑक्टाहेड्रल वर्ड में जाते हैं। तो इसका जो पूरा टॉपिक रहेगा उसमें हम समझेंगे एक वीडियो बनाकर, जिसमें सॉलिड स्टेट की भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। जो ये है O4, ये FCC लैटिस बनाता है। तो ये सब हम देखेंगे कि कितना परसेंटेज, ऑक्यूपाई परसेंटेज कैसे निकालते हैं इसका, और इन्वर्स परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वो सब देखेंगे। पर फिलहाल हम ये क्वेश्चन करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक देख लेते हैं, जिससे कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे और ये ट्रिक आसान भी होगी। तो इस ट्रिक को क्या करते हैं, हम 3 पार्ट में बांट लेते हैं। इसमें ये हमें पता रहेगा कि कौन सा नॉर्मल होता है, कौन सा इन्वर्स होता है। अब नॉर्मल आपको पता चल गया होगा कौन सा होता है। नॉर्मल वो होगा जिसमें ये जो मेटल है ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, एक तो +2 में हो, एक +3 में हो, 2 +3 में हो, 2 मेटल जो हो +3 में हो, एक जो है वो +2 में हो। मैं लिख भी देता हूँ, एक जो है ये +2 में है और 2 जो है ये +3 में है, इस तरह से। और जो ये 1 वाला मेटल है, जो +2 वाला मेटल है, ये टेट्राहेड्रल में हो, और जो +3 वाला मेटल है ये ऑक्टाहेड्रल में हो। ये होता है एक नॉर्मल स्पाइनल। अब देखते हैं हम कि इसके 3 केस बनेंगे। 3 केस यदि हम याद कर लेंगे तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद हमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो तो हम बाद में देख ही लेंगे। तो पहला जो हमें याद करना है वो याद करना है क्या, स्पेशल केस इसका CO3O4, जो कि ये क्वेश्चन ही है, ये एक स्पेशल केस है। ये नॉर्मल होता है। ये स्पेशल केस क्यों है, क्योंकि O जो है ये सबके साथ तो व्यवहार करता है एज अ वीक फील्ड लिगेंड, पर CO एक ऐसा है, मतलब कोबाल्ट एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ कि ये व्यवहार करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। तो ये एक स्पेशल केस है और इसमें ये बनाता है नॉर्मल। यहाँ हम लिख देते हैं ये नॉर्मल बनाता है। दूसरा केस हमें क्या याद कर रहे हैं कि ये जो +3 वाला मेटल है, जैसे कि मैं समझा देता हूँ आपको, ये
1A लिख दिए अपन, ये पहला मेटल हुआ, और 2B लिख दिए, मतलब 2 में B जो है ये कोई दूसरा एलिमेंट है जो कि 2 है, और O4 तो रहेगा ही। तो यदि जो ये B है इसकी जगह यदि Fe आता है, Fe मतलब आयरन, यदि आपकी जगह Fe आता है तो हमेशा जितने भी इसके स्पाइनल बनेंगे वो सारे इन्वर्स होंगे, वो कोई भी नॉर्मल नहीं होंगे, वो इन्वर्स स्पाइनल होंगे। बस एक केस ही आपको याद रखना है, इसमें भी एक इसके स्पेशल केस रहेगा कि एक ही जगह यदि Zn आ जाता है, कभी इन केस एक ही जगह Zn आ जाता है, B की जगह Fe है मतलब आयरन है, तब यह केस एकमात्र ऐसा होगा जो कि नॉर्मल बनेगा। बाकी हर केस में Fe के साथ कोई भी आए ये इन्वर्स ही बनाएगा। और जो तीसरा केस है उसमें देखते हैं हम कि यदि जो ये B था इसकी जगह यदि Cr आ जाए या फिर CO आ जाए या फिर Al आ जाए, मतलब एल्यूमिनियम आ जाए, ये तीनों यदि आ जाते हैं ये B की जगह में, तो ये भी जो होंगे ये नॉर्मल होंगे। बस इसमें भी एक स्पेशल केस होगा कि यदि जो ये A है, A की जगह में यदि कहीं Ni है और B की जगह जो है कहीं Al2 है, मतलब जो एल्यूमिनियम है ये दो एल्यूमिनियम होंगे, बी की जगह है, और ए की जगह गलती से यदि कहीं Ni आ जाता है तो इस केस में ये जो बनाएगा स्पाइनल, वो स्पाइनल इन्वर्स होगा, नॉर्मल स्पाइनल वो नहीं होगा। तो ये चीज़ हम समझ लिए। इसमें क्या है कि CO3O4 जो है ये नॉर्मल बनाएगा, Fe जो है वो हर केस में इन्वर्स बनाएगा, केवल Zn को छोड़कर यदि उसके साथ आ जाए तो, और Cr, CO और Al जो हैं हमेशा नॉर्मल बनाएंगे सिर्फ यदि Al के साथ Ni नहीं आ जाए तो। अब हम देखेंगे इसमें कि स्पाइनल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया है अपने स्पेशल केस से कि जो CO3O4 होता है ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। और हमें पता है नॉर्मल स्पाइनल कौन से होते हैं, जिसमें से दो होते हैं, एक जो है वो +2 ऑक्सीडेशन में होता है, एक +3 ऑक्सीडेशन में होता है, +2 वाला टेट्रा में होता है, +3 वाला ऑक्टा में होता है। तो ये ऑप्शन हम यदि देखने जाएँ तो हमें मिलता है फर्स्ट ऑप्शन। इसमें देखो +2 वाला जो है वो टेट्रा में है, ये नीचे छोटा सा लिखा भी हुआ है, टी डिनोट कर रहा है टेट्रा को। और जो 2 CO हैं वो कौन से वर्ड में है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड में है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ये है ये नॉर्मल होगा और इसका सही ऑप्शन ए होगा। और इसका तो मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, जल्दी अपलोड होगा वीडियो, जिसमें पूरा इसका कॉन्सेप्ट होगा। तो हम देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन द सॉलिड स्टेट द CuCl5-3 आयन हैज़ 2 टाइप ऑफ बॉन्ड, देयर आर 3 long and 2 short, 2 long and 3 short, 1 long and 4 short, 4 long and 1 short। तो CuCl5-3 क्या है, यदि आपने बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। मैंने अभी सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जो आपको करवाया था उसमें भी मैंने बताया है कि ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जो होती है उसकी स्प्लिटिंग किस प्रकार की जाती है। तो इसका जो आंसर है, यदि हमें इसका आंसर जानना है तो हमें वो ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल जो है इसकी स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है। तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन को भरकर पता लगा सकते हैं। तो हमें पता है, जैसे हमने अभी पहले ही पढ़ा कि इसकी स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है। इसमें ये d ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा, ये जो है ये Cu है, Cu कौन सा सिस्टम होता है, ये एक D9 सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि CuCl5-3 जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब s ऑर्बिटल के इसके इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो हम भर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब हमें पता है, हमने अभी पहले ही पढ़ा था कि ये स्प्लिट होगा जो कि 3 लेवल में स्प्लिट होगा। ये होता है इसका फर्स्ट लेवल जिसमें 2 ऑर्बिटल होते हैं। सेकेंड लेवल पर जो स्प्लिट होता है ये होता है, इसमें भी 2 ऑर्बिटल होते हैं। और थर्ड ऑर्बिटल जो होता है वो ये होता है जिसमें 1 ऑर्बिटल होता है। अब ये कौन से हैं, तो जो सबसे नीचे वाले हैं, मैंने जैसे कहा था कि जो सबसे नीचे वाले होंगे उसमें एक होगा, एक DYZ होगा और एक जो होगा वो होगा DXZ। और उसके बाद की ये जो सेकेंड नंबर पे ये 2 ऑर्बिटल स्प्लिट हुए, इनमें से क्या होगा, एक होगा DX2Y2 होगा एक, और एक जो होगा वो होगा DYZ। और जो सबसे ऊपर स्प्लिट हुआ है वो क्या होगा,
डी जेड स्क्वायर होगा वो। तो ये 3 प्रकार से स्प्लिट हो जाएंगे, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स वाई, सॉरी ये वाला लेवल जो होगा वो होगा डी एक्स वाई, ये वाला जो होगा वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और सबसे ऊपर वाला डी जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो है लेवल स्प्लिट होंगे। अब जब इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाएंगे तो क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भर जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, और जो 9वां इलेक्ट्रॉन जाएगा वो काय में जाएगा, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में। अब हमें पता है जब डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो जो इसका जेड इफेक्टिव होगा, मतलब जो नाभिक की पकड़ होगी इस पर ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो न्यूक्लियस है वो इसे ज़्यादा अपनी ओर खींचना चाहेगा। तो जो जेड एक्सिस पे होंगे बॉन्ड होंगे, उनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, कम हो जाएगी। तो जेड एक्सिस पे जितने बॉन्ड लेंथ है उनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, यहाँ से हमें पता चलता है। अब जब कम हो जाएगी तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर क्या होता है। वो होता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो हम इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि जेड में जो जेड एक्सिस में जो बॉन्ड आते हैं वो 2 बॉन्ड आते हैं, वो ये होते हैं, और जो ये वाले बॉन्ड हैं 3, ये एक्सिस में नहीं होते। मतलब ये जो बॉन्ड हैं ये बॉन्ड क्या हो चुके होंगे, छोटे हो चुके होंगे, क्योंकि इस पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस जो है उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस की पकड़ ज़्यादा होगी, जिसके कारण ये जो है ये छोटे हो चुके होंगे। मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जेड एक्सिस में, ये क्या हो चुके हो, 2 बॉन्ड हैं एक्सिस में, ये छोटे हो चुके होंगे, और ये 3 बॉन्ड लॉन्ग होंगे। तो हम ऑप्शन देखते हैं जिसमें होगा 3 लॉन्ग 2 शॉर्ट। तो हम पहला ऑप्शन देखिएगा तो पहला ही ऑप्शन है 3 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा फर्स्ट। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन में, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंक्रीजिंग पाई एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड C2F4, NET3, CO एंड C2H4। इसमें हमें क्या बताना है, एसिडिटी बताना है, पाई एसिडिटी, मतलब पाई ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करने की क्षमता। या फिर सीधे सीधे कहें तो ये भी कह सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग ज़्यादा किस में होगी, हमें ये बताना है। क्वेश्चन है सीधा सा। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको यदि आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है, जिसमें कि क्या होता है, यहाँ पर जो है सिग्मा एंड पाई डोनर होते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है वो क्या होते हैं, ओनली सिग्मा डोनर होते हैं, और उसके बाद यहाँ सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर होते हैं। यदि ये वाली आपको सीरीज पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ये नहीं पता तब भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। यदि नहीं पता तो इतना तो पता ही होगा आपको कि जो CO लिगेंड होता है, कार्बोनिल लिगेंड जो होता है, ये बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा करता है। इससे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग केवल CN जो है वो कर सकता है, इससे ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं, तो ये सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग करता है। तो हमें ये पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा जो बैक बॉन्डिंग कर सकेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकेगा, उसकी एसिडिटी पाई ऑर्बिटल में लेने की इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी। तो इस हिसाब से जो हाईएस्ट में होगा वो क्या होगा, CO होगा, जिसमें हाईएस्ट दिखाया गया होगा। तो हम देखते हैं ये 2 ऑप्शन है जिसमें CO को हाईएस्ट बताया गया है, कि जबकि इनमें ये नहीं है, तो ये तो होंगे नहीं, ये पहले ही कट जाते हैं। अब इनके बाद क्या होगा, तो यहीं हम देखते हैं कि इसमें क्या किया गया है कि यदि हम ये स्ट्रक्चर बना के देखें तो एक में जो है H लगे हुए हैं, ये कार्बन में H लगे हुए हैं, और एक में यदि वही हम देखें तो दूसरा स्ट्रक्चर भी सेम बनेगा, पर उसमें क्या होंगे, F होंगे, क्योंकि एक में 4 F लगे हुए हैं। तो हमें एक चीज़ तो पता है कि F जो है वो क्या होते हैं, F की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो F जो है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं, -I इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं। तो ये जो इसका पाई है, इसमें क्या आ गई होती है, पार्शियली रूप में इससे में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ गई होती है, क्योंकि फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन खींच चुका होता है। तो दूसरे नंबर पर जो बैक बॉन्डिंग ज़्यादा करना चाहेगा वो करना चाहेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी होगी। तो जो सेकेंड नंबर पर आएगा वो क्या आएगा, C2F4 आएगा। तो C2F4 सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं किस में है, ये D ऑप्शन में है। तो यहीं से हमें पता चल जाता है, क्योंकि उसमें तो NET3 है और इसमें D है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारा ऑप्शन D होगा। पर एक बार और हम बाकी के भी जो ऑप्शन है उन्हें भी समझ लेते हैं कि क्या होगा। यदि हम यहाँ देखें H वाले केस में,
जिसमें इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। तो हमें पता है जब हम इंडक्टिव इफेक्ट देखने जाते हैं तो हाइड्रोजन जो है इसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 मानते हैं। मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ना तो किसी से खींचेगा ना तो किसी पर बढ़ाएगा, मतलब इसको 0 मानते हैं। जबकि फ्लोरीन खींच रहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये अपनी ओर खींच रहा था, तो इसकी कम हो रही थी। तो पहले ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, और थर्ड पर जो है हमने रखा है NET3 को। अब ये क्यों रखा है? क्योंकि जो नाइट्रोजन है उससे ET3 जुड़ा हुआ है। ET3 मतलब क्या होता है? इथाइल होता है। और ये क्या करता है? ये जो दिखाता है ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। मतलब इसके जो नेचर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का। ये कहें कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को शिफ्ट करता है नाइट्रोजन की ओर। तो नाइट्रोजन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण ये ईजिली एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है पाई इलेक्ट्रॉन को। तो इस हिसाब से जो हमारा इसका सही आंसर है वो आंसर है डी। तो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं, और जो इसका अगला पार्ट होगा वो उसमें मिलते हैं। थैंक यू।